नमस्कार, मैं चित्रलेखा स्वागत करती हूँ आप सभी का अपनी आज की क्लास में। वेरी वेरी गुड इवनिंग सभी को। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ हैं और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम कार्ल मार्क्स। आज हमारी कार्ल मार्क्स का जो पार्ट 3 प्रयास करेंगे आज की क्लास में हमारे कार्ल मार्क्स की जितनी भी थ्योरी है वो कंप्लीट हो जाए। तो हमारी नेक्स्ट हेडिंग है कार्ल मार्क्स से रिलेटेड नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो था मार्क्स का अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। ये लिखिएगा, हेडिंग डालिएगा और उसमें लिखना स्टार्ट कीजिएगा कि मार्क्स का अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत एक्चुअल में है क्या। पहले समझ लीजिए फिर लिख लेंगे, या पहले लिख लीजिए उसके बाद समझ लेंगे। पहले समझ लीजिए, देखो एक्चुअली है क्या। मार्क्स ने कहा था अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत में कि वास्तव में जब श्रमिक किसी चीज का उत्पादन करते हैं, श्रमिक उत्पादन मतलब सपोज करो जैसे ये पेन बनाना है, किसी व्यक्ति को ये पेन बनाना है और इस पेन को बनाने के लिए जो कीमत है वो कितने रुपए है। सपोज करो इस पेन को बनाने की जो प्रोडक्शन वैल्यू है वो 10 रुपए लगती है, 10 रुपए चार्ज है, लेकिन इसे मार्केट में बेचा जा रहा है 100 रुपए में। तो मार्क्स कह रहे हैं कि जो 10 रुपए से एक्स्ट्रा जितना सरप्लस है, यानी वो 90 रुपीज जो बचे, 90 रुपीज जो बचे, वो 90 रुपए क्या है, वो अतिरिक्त मूल्य है जो पूंजीपतियों के पास में रहेंगे। हर चीज को मार्क्स किसकी दृष्टि देखते हैं? आर्थिक दृष्टिकोण से देखते हैं। तो जितने भी उनके कॉन्सेप्ट होंगे आर्थिक दृष्टिकोण से ही होंगे। जैसे दरखाइम के जितने भी कॉन्सेप्ट थे सब कैसे थे? समाज के दृष्टिकोण से थे। जब हम वेबर को पढ़ेंगे तो वेबर का देखेंगे कि वेबर ने ज्यादातर किस चीज में, प्रकार्यवाद में, द्वंद्ववाद में, वो आइडियलिज्म के तौर पर भी देखते हैं। ठीक है, हालांकि उन्होंने भी कुछ कुछ चीजों को आर्थिक दृष्टिकोण से ही देखा है, लेकिन वो थोड़ा मिक्स है, मार्क्स के और पार्सन्स के, वो बीच के हैं थोड़ा। ठीक है, चलिए मार्क्स का अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत नोट कीजिएगा। इसमें मार्क्स ने अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, मार्क्स ने अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत अपनी पुस्तक दास कैपिटल में प्रस्तुत किया। पुस्तक का नाम लिखिए, दास कैपिटल। दास कैपिटल में प्रस्तुत किया अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। नोट कीजिएगा, मार्क्स ने अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत अपनी पुस्तक दास कैपिटल में प्रस्तुत किया। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का गहन विश्लेषण करके, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का गहन विश्लेषण करके मार्क्स ने यह सिद्ध किया कि किसका? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कौन सी थी? जिसमें सरकार का हस्तक्षेप नहीं होता है, पूंजीपतियों निजी स्वामित्व का अधिकार होता है अर्थव्यवस्था में। तो उसकी बात की जा रही है कि जहां पर पूंजीपति अमीर होते जा रहे थे, गरीब गरीब रह रहे थे। तो उन्हीं की बात हो रही है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का गहन विश्लेषण करके मार्क्स ने सिद्ध किया कि यह सिद्धांत, जो पूंजीवादी सिद्धांत है, यह सिद्धांत शोषण पर आधारित है। शोषण पर आधारित कैसे है? कि भाई जिन मजदूरों से, जिन वर्कर्स से आप लोग काम कराते हैं, उन्हें आप उनके कार्य करने की मेहनताना पूर्णता नहीं देते, आप उनका शोषण करते हैं। ज्यादा पैसा अमीर लोग रख लेते हैं, पूंजीपति लोग रख लेते हैं। यही समझाना चाह रहे हैं मार्क्स। लिखिएगा, दास कैपिटल में प्रस्तुत किया है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का गहन विश्लेषण करके मार्क्स ने यह सिद्ध किया है कि यह सिद्धांत शोषण पर आधारित है। नेक्स्ट कंटिन्यू कीजिएगा इसमें, अर्थात पूंजीपति श्रमिकों का शोषण करते हैं। अर्थात जो मालिक हैं फैक्ट्रियों के या जो पूंजीपति हैं, अर्थात पूंजीपति श्रमिकों का शोषण करते हैं। इतना समझ में आया? इतना क्लियर है? नेक्स्ट लाइन से लिखिएगा, इसी में एग्जाम्पल है। मार्क्स के अनुसार, एग्जाम्पल है ये, मार्क्स के अनुसार श्रमिक जो पैदा करता है और जो प्राप्त करता है, पैदा करता है उत्पादन, वही कि भाई उत्पादन तो किया उसने 10 रुपए में एक पेन, हजारों पेन, लेकिन उसे प्राप्त कितना होता है? मुश्किल से 5,000 10,000 की सैलरी बेसिकली ये पे होता है। तो उसी की बात हो रही है। मार्क्स अनुसार श्रमिक जो पैदा करता है और जो प्राप्त करता है उसका अंतर ही, श्रमिक जो पैदा करता है और जो प्राप्त करता है उसका अंतर ही अतिरिक्त मूल्य है। जैसे एक पेन की कीमत 100 रुपए है, जैसे एक पेन की कीमत 100 रुपए है, वह पूंजीपति श्रमिकों को उत्पादन के लिए 20 रुपए देता है। सपोज करो कि भाई इस पेन की कीमत क्या है, 100 रुपए है और उत्पादन करने में
20 रुपए की लागत आ रही है, यानी कुल मिलाकर उत्पादन चीज भी आ गई, श्रमिकों का वेतन भत्ता सब आ गया उसमें। तो 20 रुपए देता है, शेष 80 रुपए अपने पास रखता है, यही 80 रुपए अतिरिक्त मूल्य है। यही 80 रुपए क्या है? अतिरिक्त मूल्य है। अतिरिक्त मूल्य का कॉन्सेप्ट इतना ही था। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, मार्क्स का वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। मार्क्स का वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। मार्क्स का वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। इसमें नोट कीजिएगा, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत क्या है पहले लिख लीजिए, फिर मैं एक्सप्लेन करती हूं अच्छे से। चलिए लिखिए, यह सिद्धांत ऐतिहासिक भौतिकवाद की उपसिद्धि है। ऐतिहासिक भौतिकवाद की उपसिद्धि है। ऐतिहासिक भौतिकवाद की उपसिद्धि है। यह सिद्धांत ऐतिहासिक भौतिकवाद की उपसिद्धि है, अर्थात समाज में एक वर्ग वह है, अर्थात समाज में एक वर्ग वह है, अर्थात समाज में एक वर्ग वह है जिसके पास उत्पादन के साधनों का स्वामित्व है। उत्पादन के साधनों का स्वामित्व है, जिसके पास उत्पादन के साधनों का स्वामित्व है। और दूसरा वह वर्ग है, और दूसरा वह वर्ग है जो केवल शारीरिक श्रम करता है, और दूसरा वह वर्ग है जो केवल शारीरिक श्रम करता है। पहला वर्ग सदैव ही दूसरे वर्ग का शोषण करता है। पहला वर्ग सदैव ही दूसरे वर्ग का शोषण करता है, और इसमें समझौता, लिखिएगा, और इसमें मतलब इन दोनों वर्गों में, और इसमें समझौता कभी संभव नहीं देखा गया है। और इसमें समझौता कभी संभव नहीं देखा गया है, अर्थात समाज के शोषक और शोषित, अर्थात समाज के शोषक और शोषित, अर्थात समाज के शोषक और शोषित, ये दो वर्ग सदा ही आपस में संघर्षरत रहे हैं। सदा ही आपस में संघर्षरत रहे हैं, अर्थात ये दोनों वर्ग आपस में समाज में सदा ही संघर्षरत रहे हैं। नेक्स्ट लाइन से लिखिएगा, पैराग्राफ चेंज। वर्ग संघर्ष का इतिहास ही मानव जाति का इतिहास है। वर्ग संघर्ष का इतिहास ही मानव जाति का इतिहास है। इतिहास का निर्माण करने वाले राजनीतिक आंदोलन, इतिहास का निर्माण करने वाले राजनीतिक आंदोलन वर्ग आंदोलन होते हैं। इतिहास का निर्माण करने वाले राजनीतिक आंदोलन वर्ग आंदोलन होते हैं। पूर्ण विराम। नेक्स्ट लिखिएगा, प्रत्येक काल में और प्रत्येक देश में ये वर्ग आंदोलन, प्रत्येक काल में प्रत्येक देश में ये वर्ग आंदोलन आर्थिक और राजनीतिक शक्ति प्राप्त करने के लिए, आर्थिक और राजनीतिक शक्ति प्राप्त करने के लिए निरंतर महान आंदोलनों को जन्म देते हैं। निरंतर महान आंदोलनों को जन्म देते हैं। निरंतर महान आंदोलनों को जन्म देते हैं। पूर्ण विराम।
इसी में कंटिन्यू कीजिएगा, लिखेगा प्रत्येक समय इस युद्ध के परिणाम स्वरूप, प्रत्येक समय इस युद्ध के परिणाम स्वरूप या तो समाज की क्रांतिकारी पुनर्रचना होती है, या तो समाज की क्रांतिकारी पुनर्रचना, या तो समाज की क्रांतिकारी पुनर्रचना होती है, या संघर्षरत दोनों वर्ग नष्ट हो जाते हैं, या संघर्षरत दोनों वर्ग नष्ट हो जाते हैं। यहां पर जो कार्ल मार्क्स है उनका कहने का मतलब ये है कि अगर आप इतिहास में पुराने समय से उठाकर देखो, जब सामंत और दास वर्ग थे, उससे पहले मतलब फिर आए पोप, पादरी आए, फिर एक निम्न वर्ग आया। कार्ल मार्क्स कह रहे हैं कि अगर आप हिस्ट्री के टाइम से उठा के देखोगे ना, कि जब से राजा बनने स्टार्ट हुए थे और एक प्रजा बन गई थी, तो हमेशा क्या रहा है, जो एलीट क्लास रही है और जो गरीब लोअर क्लास रही है, इनकी आपस में कभी बनी नहीं। ये हमेशा से पास्ट में इनमें संघर्ष रहा है। किस चीज को लेकर? दो चीजों को लेकर, एक आर्थिक स्थिति को लेकर, एक राजनीतिक स्थिति को लेकर, कि सब चाहते थे पैसे पे कंट्रोल हो और दूसरा प्रशासन पर कंट्रोल हो। इन दोनों चीजों को लेकर हमेशा समाज में दो वर्ग रहे हैं, आपस में झगड़ते आए हैं शक्ति के लिए, पैसे के लिए, आर्थिक स्थिति के लिए। तो यहाँ पर कार्ल मार्क्स कह रहे हैं कि जो वर्ग संघर्ष का सिद्धांत है, वर्ग संघर्ष का मतलब दो वर्गों में हमेशा संघर्ष रहेगा, और ऐसा होता रहा है पास्ट में। और जब जब ये युद्ध हुआ है, दो संघर्ष हुए हैं, दो उनके बीच, वर्गों के बीच, या तो लड़ाई में दोनों वर्ग खत्म हो गए कि भाई बुर्जुआ भी मर गए, मतलब पूंजीपति लोग भी मर गए, श्रमिक लोग भी मर गए, या फिर क्या हुआ है कि मतलब इन दोनों में कभी ना सामंजस्य नहीं देखा गया। जब कार्ल मार्क्स लिखते हैं फ्यूचर में तो हुआ है, फ्यूचर में तो ऐसी कोई क्रांति नहीं हुई, वो हम आगे पढ़ेंगे कि क्यों नहीं हुई। अभी तक हम सिर्फ कार्ल मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू को जान रहे हैं। उनका कहने के अनुसार ये था कि समाज में दो वर्ग रहे हैं, आपस में लड़ाई करेंगे और दोनों या तो मर जाएंगे, या फिर जो श्रमिक वर्ग है वो शासन करेगा और साम्यवाद की स्थापना करेगा। मतलब वो सभी पूंजीपतियों को, अमीर आदमियों को उनकी फैक्ट्री में जाएंगे, क्रांति करेंगे, मार देंगे और कहेंगे हमारी जनसंख्या ज्यादा है, अब हमारे कंट्रोल में है सब, अब हमारे यहाँ ना कोई वर्ग होगा, ना कोई जाति होगी, ना कोई मालिक होगा, हम सब मेहनत करेंगे, फैक्ट्रियां सबकी होंगी, उत्पादन सबके होंगे, सब अपनी जरूरतें पूरा करेंगे, सभी को समानता के आधार पर, समान स्तर पर रखा जाएगा। ये कार्ल मार्क्स का कहना था। तो उनका जो वर्ग संघर्ष का सिद्धांत है यही है कि दो वर्ग आपस में लड़ेंगे, या तो मर जाएंगे, या जो लोअर वर्ग है, निचला वर्ग है, वो राज करेगा, साम्यवाद की स्थापना करेगा। हालांकि इसमें जो एक बुर्जुआ शब्द है और एक जो उसके साथ साथ श्रमिक शब्द है, जिसे हम सर्वहारा कहते हैं, बुर्जुआ और सर्वहारा एग्जैक्ट क्या है वो एक्सप्लेन नहीं किया है मार्क्स ने, लेकिन उनके एक फ्रेंड थे एंजलिस, उन्होंने एक्सप्लेन किया है। तो थोड़ा लिख लीजिए इस विषय पर भी, क्या पता प्रश्न पूछ लिया जाए। मार्क्स ने बुर्जुआ तथा श्रमजीवी, श्रमजीवी का मतलब सर्वहारा वर्ग, मार्क्स ने बुर्जुआ, बुर्जुआ ऐसे लिखा जाएगा, बुर्जुआ, मार्क्स ने बुर्जुआ, बुर्जुआ या फिर से बुर्जुआ भी लिखते हैं, बुर्जुआ या बुर्जुआ, मार्क्स ने बुर्जुआ तथा श्रमजीवी शब्दों की, मार्क्स ने बुर्जुआ तथा श्रमजीवी शब्दों की स्पष्ट व्याख्या नहीं की है। मार्क्स ने बुर्जुआ तथा श्रमजीवी शब्दों की स्पष्ट व्याख्या नहीं की है, परंतु एंजलिस के अनुसार, एंजलिस जो है उनके फ्रेंड है, परंतु एंजलिस, परंतु एंजलिस के अनुसार श्रमजीवी वर्ग समाज का वह वर्ग है, श्रमजीवी वर्ग समाज का वह वर्ग है जो अपने जीविकोपार्जन, जो अपने जीविकोपार्जन के लिए पूर्ण रूप से
जो अपने जीविकोपार्जन के लिए, जीविकोपार्जन का मतलब होता है जीवन जीने के लिए, एक तरीके से अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए, जो अपने जीविकोपार्जन के लिए पूर्ण रूप से अपने श्रम के विक्रय पर निर्भर रहता है, श्रम के विक्रय पर निर्भर रहता है। श्रम का मतलब श्रम के विक्रय, यानी भाई वो मजदूरी करेगा एक तरीके से, जो मेहनताना होगा वो लेगा, अपना जो कार्य होगा, अपना श्रम बल होगा उसे बेचेगा, विक्रय करेगा, उस पर निर्भर रहता है, श्रम के विक्रय पर निर्भर होता है, न कि पूंजी के द्वारा लाभ प्राप्त पर। पूंजी मतलब उसके पास कोई संपत्ति नहीं होती, उस पर लाभ प्राप्त होगा तब घर चलेगा, उस पर बेस्ड नहीं होता। न कि पूंजी के द्वारा, न कि पूंजी के द्वारा प्राप्त लाभ पर। अब लिखिएगा नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा इसी पैराग्राफ में, लेनिन के अनुसार, एक दूसरे थिंकर हैं लेनिन, लेनिन के अनुसार, इसमें कंटिन्यू करिएगा, लेनिन के अनुसार बुर्जुआ उस संपत्ति का स्वामी है। अच्छा, श्रमजीवी को एक्सप्लेन करा एंजलिस ने और बुर्जुआ को एक्सप्लेन करा लेनिन ने, तो ध्यान रखिएगा। लिखिएगा जरा, लेनिन के अनुसार बुर्जुआ उस संपत्ति का स्वामी है, बुर्जुआ उस संपत्ति का स्वामी है जिसका उपयोग वह, बुर्जुआ उस संपत्ति का स्वामी है जिसका उपयोग वह श्रमजीवी के श्रमजीवी के श्रम से अवैध लाभ, अवैध लाभ, श्रमजीवी के श्रम से अवैध लाभ प्राप्त करने के लिए करता है, अवैध लाभ प्राप्त करने के लिए करता है, जो हाथों में शोषण का एक महान अस्त्र सौंप देती है, जो हाथों में शोषण का एक महान अस्त्र सौंप देती है, जिसे श्रमिक कभी पसंद नहीं करते, जिसे श्रमिक कभी पसंद नहीं करते। दैट्स फाइन, ओके। पूर्ण विराम लगा दीजिए, ये आपका कंप्लीट हो गया। आपकी नेक्स्ट हेडिंग भी जो थी मार्क्स के वर्ग संग्रह का सिद्धांत, अब लिखिएगा मार्क्स का क्रांति का सिद्धांत। नेक्स्ट है जो आपका हेडिंग डलेगा मार्क्स का क्रांति का सिद्धांत। अब देखो ये भी सेम वही है, इसमें क्या कह रहे हैं कार्ल मार्क्स, यहां तक तो थी बात कि भाई ये श्रमिक वर्ग ना आपस में इनकी बनती नहीं है, दो वर्ग रहते हैं, इतिहास से पहले समय से ही चलते आ रहे हैं, दो वर्ग रहेंगे, एक एलीट क्लास रहेगी जो राज करेगी, एक लोअर क्लास रहेगी जो उनका कार्य करेगी, इनकी आपस में कभी बनेगी नहीं, और जब इनकी आपस में बनेगी नहीं तो इनमें हमेशा संघर्ष रहेगा, समन्वय नहीं होगा, मतलब बातचीत नहीं होगी एक तरीके से। मेनली एक समय तक श्रमिक झेलेंगे, उसके बाद वो क्या करेंगे, विद्रोह कर देंगे, और जो विद्रोह होगा ना, अब इसमें इस कॉन्सेप्ट में बताया है कि श्रमिक वर्ग जब क्रांति करेंगे ना, अमूल चूल परिवर्तन करेंगे जब समाज में, तो वो क्रांति इतनी भयानक होगी कि पूंजीपतियों को, उनके बच्चों को, उनके परिवार को, सबको मार दिया जाएगा। सबको मारने के बाद, क्योंकि जनसंख्या में श्रमिक लोग ज्यादा रहेंगे और वो पूरे साम्राज्य पर अपना अधिकार कर लेंगे, तो यही था उनका मार्क्स का क्रांति का सिद्धांत कि भाई जो ये बुर्जुआ और सर्वहारा वर्ग का जो कॉन्ट्राडिक्शन है ना, जो संघर्ष है, वो क्रांति पर जाकर एंड होगा। लेकिन वास्तव में ऐसी कोई क्रांति हुई नहीं, क्यों नहीं, क्योंकि इन दोनों के बीच एक मध्यम वर्ग आ गया था जिसे मिडिल क्लास कहा जाता है। मिडिल क्लास ना तो ज्यादा लोअर होता है और ना ज्यादा एलीट होता है, इसने उन दोनों के मध्य क्या कर दिया, समन्वय स्थापित कर दिया था। वो हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे हुआ, क्या क्या चीजें हुई, बट हम फिलहाल यहाँ पढ़ रहे हैं मार्क्स के चश्मे से थ्योरी को, तो हम मार्क्स की थ्योरी मतलब मार्क्स के अनुसार जानेंगे चीजों को कि उन्होंने क्या कहा। अच्छा, पूछा भी आपसे यही जाएगा कि मार्क्स के अनुसार क्या था, मार्क्स से कौन सा कॉन्सेप्ट दिया, इनमें से कौन सी बुक मार्क्स की है, या मार्क्स के अनुसार बुर्जुआ कौन थे, या उन्होंने कभी एक्सप्लेन किया है बुर्जुआ और श्रमिक लोगों को, मार्क्स ने क्रांति का सिद्धांत क्या था, ये इस प्रकार के प्रश्न बनेंगे आपसे। ठीक है, चलिए लिखिए मार्क्स का क्रांति का सिद्धांत, इसमें कंटिन्यू करिए। क्रांति का सिद्धांत मार्क्स और एंजलिस के
जो क्रांति का सिद्धांत है, क्रांति का सिद्धांत मार्क्स और एंजलिस के ऐतिहासिक भौतिकवाद, मार्क्स और एंजलिस के ऐतिहासिक भौतिकवाद की संकल्पना के साथ, जो ऐतिहासिक भौतिकवाद की संकल्पना के साथ निकट से जुड़ा है। ऐतिहासिक भौतिकवाद की संकल्पना के साथ निकट से जुड़ा है। इस सिद्धांत के अनुसार जब उत्पादन की शक्तियां, इस सिद्धांत के अनुसार जब उत्पादन की शक्तियां इतनी विकसित हो जाती हैं, जब उत्पादन की शक्तियां इतनी विकसित हो जाती है कि पुराने उत्पादन संबंध उनके पांव की बेड़ियां सिद्ध होते हैं, कि पुराने उत्पादन संबंध उनके पांव की बेड़ियां सिद्ध होते हैं, तब ये संबंध इन शक्तियों को ज्यादा देर तक नहीं संभाल पाते। ये तो थ्योरी है, बस समझना वही है कि क्रांति क्या है मेनली, बस लिख लीजिए क्या है। तब ये संबंध इन शक्तियों को ज्यादा देर तक नहीं संभाल पाते और एकाएक छिन्न भिन्न हो जाते हैं। एकाएक छिन्न भिन्न हो जाते हैं, मतलब बिखर जाते हैं, एकाएक छिन्न भिन्न हो जाते हैं। मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ इस पैराग्राफ को, एक बार ध्यान से सुनिएगा, कुछ रह गया हो तो लिख लीजिए। क्रांति का सिद्धांत मार्क्स और एंजलिस के ऐतिहासिक भौतिकवाद की संकल्पना के साथ निकट से जुड़ा है। इस सिद्धांत के अनुसार जब उत्पादन की शक्तियां इतनी विकसित हो जाती हैं कि पुराने उत्पादन संबंध उनके पांव की बेड़ियां सिद्ध होते हैं, तब ये संबंध इन शक्तियों को ज्यादा देर तक नहीं संभाल पाते और एकाएक छिन्न भिन्न हो जाते हैं। एग्जाम्पल लिखिएगा इसमें, उदाहरण, जब औद्योगिक उत्पादन शुरू हो जाने पर जमींदार किसान का सामंतयुगीन संबंध, जब औद्योगिक उत्पादन शुरू हो जाने पर जमींदार किसान का सामंतयुगीन संबंध उसे संभाल नहीं पाता और वह ऐसे ही टूट जाता है। जब औद्योगिक उत्पादन शुरू हो जाने पर जमींदार किसान का सामंतयुगीन संबंध उसे संभाल नहीं पाता और वह ऐसे ही टूट जाता है। यहां पर कह रहे हैं मार्क्स कि क्या होगा जब क्रांति होगी, क्रांति के बाद जब बुर्जुआ वर्ग एक नए चरम पर पहुंच जाता है, मतलब तो क्या होता है, पुराना जो संबंध था वो टूट जाता है। जैसे कि अगर हम सामंतवादी युग में पढ़े, सामंत एलीट क्लास होती थी, किसान गरीब लोग श्रमिक होते थे, ये एलीट क्लास सामंत और ये किसान। अब क्या हो गया, अभी तक तो सिर्फ कृषि पर बेस्ड थी अर्थव्यवस्था, कृषि पर बेस्ड थी अर्थव्यवस्था, तो इन दोनों में कॉन्ट्राडिक्शन चलता रहता था, लेकिन सामंतवादी एलीट क्लास थे। जब उत्पादन प्रणाली बदली, पैसे की व्यवस्था, उत्पादन प्रणाली बदली, क्या फैक्ट्री आ गई, तो अब ये श्रमिक वर्ग है, ये खेती में ना रहकर ये क्या करेगा, फैक्ट्री में जाकर काम करेगा। तो सामंत का और किसान का जो मतलब छोटे किसानों का जो दासों का जो संबंध है वो टूट जाएगा। तो इसी बात को कहा जा रहा है यहाँ पर। नेक्स्ट लिखिएगा, वह ऐसे ही टूट जाता है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत पुराना पराधीन वर्ग सत्ता प्राप्त कर लेता है, पुराना पराधीन वर्ग सत्ता प्राप्त कर लेता है और वह सारी राजनीतिक प्रणाली सामाजिक संस्थाओं एवं नैतिक आदर्शों का पुनर्निर्माण करता है। इस तरह क्रांति सामाजिक परिवर्तन का अनिवार्य माध्यम है। इस प्रकार क्रांति सामाजिक परिवर्तन का अनिवार्य माध्यम है।
समझ में आया आपको? यहाँ पर क्या समझाया गया आपको लिखकर? यहाँ पर समझाया गया है कि अगर आप इतिहास में जाकर भी, इसमें पहली लाइन में लिखा है ऐतिहासिक भौतिकवाद। ऐतिहासिक भौतिकवाद का मतलब हिस्ट्री में जो एक युग से दूसरे युग में परिवर्तन हुआ। युगों का मतलब ये नहीं कि द्वापर युग, त्रेता युग आप इसमें पहुंच गए। यहाँ पर अभी इस कलयुग की ही बात हो रही है। इसमें जब अर्थव्यवस्था, मोड ऑफ प्रोडक्शन चेंज होता है, उत्पादन प्रणाली जब चेंज होती है, उसके साथ साथ जो क्लास होती है वो भी बदल जाती है। जैसे सामंत और दास थे। सामंत और दास में क्या होता था? मालिकों के पास जमीन थी, वो जमीन बुआते थे इन किसानों से। इनमें छोटे छोटे व्यापारी वर्ग भी होते थे। व्यापारी क्या करते हैं? धीरे धीरे विदेशों में जाते हैं और प्रोडक्शन का मामला क्या करते हैं? वहां से एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं। धीरे धीरे यूरोप में औद्योगिक क्रांति होती है, तो जो वो व्यापारी वर्ग मिडिल में था, लोअर क्लास में था एक तरीके से, वो नेक्स्ट युग में आकर जब अर्थव्यवस्था, मोड ऑफ प्रोडक्शन बन जाता है, तो वह जो लोअर क्लास है वो क्या होगी? वो एलीट क्लास बन जाती है अब। ठीक है, यहां पर ये समझाया गया है। और ये होगा कैसे? ये क्रांति से होगा। मार्क्स का कहने का मतलब था कि लड़ाई होगी, क्रांति होगी, तब जाकर ऐसा होगा, और नेक्स्ट जो लोअर क्लास है वो एलीट क्लास बन जाएगी। ये ऐसे होगा। ठीक है, समझ में आ गया? और कहा है कि क्रांति अनिवार्य है, कि क्रांति होगी समय में, कि भाई एक युग से जब दूसरे युग में जाएंगे इस प्रकार की क्रांति होगी। इन्होंने ऐसा कहा। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए। और इन्होंने ये मतलब एक चीज और इन्होंने ये भी कहा था कि जब वह लोअर क्लास एलीट क्लास बन जाएगी जाकर, तो वो अपना जो राजनीतिक प्रशासन, क्योंकि रूल्स और रेगुलेशन पहले सामंतों के हिसाब से थे, जो राजा लोग थे उनके हिसाब से थे। अब जब ये क्लास में आएंगे, मतलब ये एलीट बन जाएंगे, तो ये जितनी भी पुलिस व्यवस्था, प्रशासन व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, लोकतांत्रिक व्यवस्था, जो भी व्यवस्था होगी वो सब अपने हिसाब से चेंज करेंगे। फिर ये अपने अकॉर्डिंग समाज को डिजाइन करेंगे कि नहीं ये चीज गलत हो रही थी, अब ऐसी होनी चाहिए, ये चीज ऐसी हो रही थी, ऐसी होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, राज्य, हेडिंग डालिएगा राज्य संबंधी मार्क्स की विचारधारा। हेडिंग डालिएगा राज्य संबंधित मार्क्स की विचारधारा। राज्य संबंधित मार्क्स की विचारधारा। ठीक है, अब इसके नीचे एक सब हेडिंग डालिए, उसमें लिखिएगा कि राज्य की उत्पत्ति का कारण। पॉइंट डाल लीजिएगा, राज्य की उत्पत्ति का कारण। राज्य की उत्पत्ति, यहां पर राज्य ये नहीं कि आप उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और ये सोच ले कि राज्य कैसे बने। यहां पर राज्य का मतलब हो रहा है पूरा समाज। अगर भारत को पूरा मिला लिया जाए तो यहां पर रिप्रेजेंट करेंगे हम एक राज्य को, पूरा यूएसए, यूरोप एक राज्य। यहाँ पर कंप्लीट वाइड वे में देखना, विस्तृत करके देखना राज्य। यहाँ पर जो राज्य है वो छोटा उत्तर प्रदेश या बिहार की बात नहीं हो रही, यहाँ पर राज्य हो रही है एक समाज की, एक सोसाइटी के स्थापना की। ठीक है, इसमें लिखिएगा, पहले लिखिए फिर मैं आपको समझाती हूँ कि कैसे कैसे क्या चीज है इसमें। चलिए लिखिएगा, प्लेटो, अरस्तु और अन्य विचारक। प्लेटो, अरस्तु और अन्य विचारक। प्लेटो, अरस्तु और अन्य विचारकों का मत है, अन्य विचारकों का मत है कि राज्य एक ऐसी स्वाभाविक और नैतिक संस्था है। राज्य एक स्वाभाविक और नैतिक संस्था है जो मानव जीवन के साथ जुड़ी हुई है, कोमा, लेकिन मार्क्स राज्य को एक वर्गीय संस्थान मानता है। लेकिन मार्क्स राज्य को एक वर्गीय संस्था मानता है।
अब ये समझाऊंगी मैं कि ये क्या लिखवा रही हूं, क्या चीज है, बस नोट कर लीजिए एक बार। कहां तक लिख लिया? प्लेटो और अरस्तु अनेक विचारकों का मत है कि राज्य एक ऐसी स्वाभाविक और नैतिक संस्था है जो मानव जीवन के साथ जुड़ी हुई है, लेकिन मार्क्स राज्य को एक वर्गीय संस्था मानता है। आदिम साम्यवादी अवस्था में समाज के सदस्यों के बीच हितों का कोई संघर्ष नहीं था। लिखिएगा, आदिम साम्यवादी अवस्था में समाज के सदस्यों के बीच हितों का कोई संघर्ष नहीं था। आदिम साम्य अवस्था में समाज के सदस्यों के बीच हितों का कोई संघर्ष नहीं था। यहां पर एक शब्द आया आदिम साम्यवाद। आदिम साम्यवाद का मतलब समझे आप? आदिम साम्यवाद का मतलब ये है, आदिम से आप पूरा पाषाण काल तब चले जाओ जब हम इंसान बंदर की भांति दिखते थे। एक तरीके से पूर्णतः बंदर नहीं थे, लेकिन बंदरों से कम भी नहीं थे कि भाई कपड़े नहीं पहनते थे, जंगलों में रहते थे उस समय। तो ये कह रहे हैं कि आदिम साम्यवाद में जब इंसान शिकार करता था, पत्थर की हमारी क्या होते थे, जो हमारे अस्त्र शस्त्र होते थे वो पत्थर के होते थे, उसमें साम्यवाद था। साम्यवाद कैसे कि भाई ना तो कोई अमीर था ना गरीब था, ना भेदभाव था किसी में, तो साम्यवाद था। सबके लिए प्रकृति के संसाधन, पेड़, शिकार सब समान थे, कोई भी जाकर जिसमें दम हो वो शिकार कर सकता था। तो कह रहे हैं कि उस समय संघर्ष नहीं था, तो उस समय वर्ग भी नहीं था। ठीक है, अच्छा अब इनके राज्य का मतलब क्या है? प्लेटो और अरस्तु और अनेक विचारक कहते हैं कि जब लोग पहले क्या होते थे, शिकार करते थे हम पत्थरों से ही हम इंसानों को, मतलब इंसान समूह में रहते थे और हम पत्थरों के धनुष बाण बनाते थे और पत्थर को कैपर, स्कैपर, चॉपर, चॉपिंग, ये मतलब हमारे ये होते थे, टूल्स होते थे एक तरीके से। हम इनसे शिकार करते थे और अपना भोजन भी पत्थरों पर क्या मतलब सीक में डालते थे, चिकन वगैरह जो भी, उसको सेक के खाने लगे थे। कुछ इस तरह की प्रक्रिया जो पास्ट में होती थी। उसके बाद क्या हुआ, उस समय कोई भेदभाव नहीं था। तो कार्ल मार्क्स कहते हैं कि उस समय तो आदिम साम्यवाद था। वहीं प्लेटो और अरस्तु कहते हैं कि जब हम लोग समूह में रहने लगे, पहले हम इंडिविजुअल अलग अलग रहते थे, फिर हमें लगा कि भाई हम ना ग्रुप में रहेंगे तो हम ज्यादा जीवित रह पाएंगे, संसाधन हम ज्यादा यूटिलाइज कर पाएंगे। नहीं तो दूसरा समूह कभी आकर लोगों को मार देता है, कभी जंगली शिकारी आकर मार देते हैं जानवर। अगर हम ग्रुप में रहेंगे पूरे एक परिवार की तरह तो हम बचे रहेंगे। अगर कोई शिकारी हम पे हमला करने आएगा दूसरा समूह, तो हम ज्यादा ताकत से लड़ेंगे। फिर वो ऐसे क्या करते हैं भाई, समूह हो गया, समूह धीरे धीरे परिपक्व होने लगा, फिर झोपड़ियों में जाकर रहने लगे, गुफाओं में जाकर रहने लगे, पत्थरों की गुफाओं काट के कि भाई चलो यहाँ रह लेते हैं। उसके बाद धीरे धीरे समाज और डेवलप हुआ। एक स्थिति ऐसी आई कि कबीला बनने लगा। कबीला का मतलब कि भाई जो सबसे ताकतवर होगा ना, उस लड़के को हेड बना दिया जाएगा। तो यहाँ पर प्लेटो और अरस्तु कहते हैं कि जब भी समाज को जिस संस्था की जरूरत पड़ी, कि भाई लगा कि हम में से एक बॉस होना चाहिए, तो समाज ने क्या करा, एक बॉस बना दिया। फिर हमें लगा एक रानी होनी चाहिए, फिर हमें लगा कि भाई कुछ ना बुजुर्गों का एक समूह होना चाहिए जो आने वाली पीढ़ियों को राय दे, तो हमने एक तरीके से पंचायती व्यवस्था बना दी। फिर एक प्रशासन के लिए कि भाई कुछ ऐसे हैं जो दूसरों को दंड देंगे, जो हमारे समूह में कोई चोरी करने लगा तो भाई पुलिस व्यवस्था बना देते हैं। तो ये कह रहे हैं प्लेटो कि जैसे जैसे समाज को चीजों की, संस्थाओं की जरूरत पड़ने लगी, वो संस्था समाज ने बना दी। यहां पर मार्क्स कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। यहां पर सबसे पहले एलीट क्लास आती है, वर्ग। जब वो राजा ये देखता है कि ये सब मेरे अंडर में है, ये मेरे दास हैं, तो एक दिन ऐसा ना हो कि ये मेरे ऊपर विद्रोह कर दे और मुझे मार दे, तो राजा अपनी सेफ्टी के लिए सब कुछ बनाता है कि पुलिस व्यवस्था बनाएगा ताकि तुम मुझे इन लोगों से बचा सको। मुझे जरूरत है कि भाई एडवाइजरी, मुझे बॉडी चाहिए सलाह देने के लिए, तो हमने एक मुखियाओं की, बड़े बड़े बुजुर्गों की एक सभा बना दी। मार्क्स हर चीज को पैसे से, अर्थव्यवस्था से जोड़ के देखता है कि नहीं, एलीट क्लास बना, उसको स्वामी रहना था, इसलिए उसने अपने नीचे लोअर क्लास रखनी थी, इसलिए बाकी के जो राज्य है, राज्य बना, इस तरीके से बना और इस तरीके से संस्थाएं बनी। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट लिखना। नेक्स्ट इसी में हेडिंग डालेगा, जैसे पहले कंटिन्यू करा आपने, हेडिंग डाली थी राज्य की उत्पत्ति के कारण। अब नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा भूमि स्वामी वर्सेस दास। भूमि स्वामी यानी जो भूमि का स्वामी होता था, भूमि स्वामी बनाम दास।
अब ना मार्क्स एग्जाम्पल देंगे कि कैसे कैसे एक तरीके से राज्य बन रहा था, क्योंकि हमेशा अगर पहले जो किसान थे, भूमि स्वामी थे, वो राजा थे, उन्होंने उन्हें दबाने के लिए धीरे धीरे संस्थाएं बनाई, फिर दूसरा राज्य और शोषण आ जाएगा, फिर राज्य बनेगा कि भाई अब ये लोग मेरे यहाँ काम करेंगे, मैंने तो सारी व्यवस्थाएं बना ली, राजनीतिक प्रशासन, अब ये टैक्स देंगे मुझे, मैं टैक्स कलेक्ट करूंगा, तो ये भी लोगों का शोषण हो रहा है। अब यहाँ पर मार्क्स अपनी बातों को सिद्ध करने के लिए बता रहे हैं कि भाई ये देखो तुम, फिर इसके बाद नेक्स्ट ये देखो, इस युग में भी ये हुआ, फिर इस युग में भी ये हुआ, तो आगे भी फ्यूचर में भी ये होगा, ये कहना चाह रहे हैं। तो लिखो, अब इसमें लिखो भूमि स्वामी बनाम दास में, इसमें कंटिन्यू करके लिखो, स्वामी वर्ग के सदस्यों की संख्या बहुत कम थी, यानी जो किसान थे वो बहुत कम थे, स्वामी वर्ग के सदस्यों की संख्या बहुत कम थी, और बहुसंख्यक समाज के विरुद्ध, और बहुसंख्यक समाज कौन सा होगा? दास का, क्योंकि जनसंख्या भी इनकी ज्यादा होगी। भूमि स्वामी तो मान लिया एक परिवार से बन गया, वो चाहेगा उसका बेटा बन जाए, अब वो ये थोड़ा है कि पॉपुलेशन बढ़ाता फिरेगा, लेकिन जो काम करने वाले होंगे उनकी जनसंख्या ज्यादा होगी। ठीक है, तो लिखिएगा, स्वामी वर्ग के सदस्यों की संख्या बहुत कम थी और बहुसंख्यक समाज के विरुद्ध अपनी स्थिति बनाए रखने के लिए, यानी कि अपनी स्थिति को मजबूत रखने के लिए कि भले ही हम जनसंख्या में कम है, बहुसंख्यक समाज यानी जिनकी संख्या ज्यादा हो, बहुसंख्यक समाज के विरुद्ध अपनी स्थिति को बनाए रखने के लिए उन्हें शक्ति का आश्रय लेना पड़ा, कि भाई उसने सोचा कि ये जनसंख्या ज्यादा है, अब मुझे अपने और अपने परिवार की रक्षा करनी है, तो इनमें से ही कुछ मजबूत लोग चुन लेता हूं जिन्हें कुछ एक्स्ट्रा पैसे दूंगा और वो तेरी रक्षा करेंगे। ये बन गई पुलिस व्यवस्था। शक्ति का आश्रय लेना पड़ा, कोमा, इसके द्वारा सेना, पुलिस, न्यायालय, इसके द्वारा सेना, कोमा पुलिस, कोमा न्यायालय और कारागार आदि की व्यवस्था की गई। ये देखो क्या है, सेना क्या है? संस्था है। पुलिस क्या है? संस्था है। न्यायालय, कारागार, ये क्यों बनाए गए? ये संस्थाएं समाज में क्यों बनाई गई? राज्य क्यों बना? अरस्तु और प्लेटो तो कह रहे हैं कि जरूरत थी कि भाई लोग चोरी करने लगे तो पुलिस बना दी, बोले नहीं, अपनी रक्षा के लिए राजा ने, कि भाई कभी ये लोग मुझ पर आक्रमण कर दे और मेरी सत्ता छीन ले, इसलिए राजा ने स्मार्टली वर्क किया कि भाई चलो एक काम करते हैं, इन लोगों में से मजबूत लोगों को चुन लेते हैं, सेना बना देते हैं, इन्हें कुछ एक्स्ट्रा पैसे दे देंगे। ठीक है, कार्ल मार्क्स ये कहना चाह रहे हैं। आदि न्यायालय और कारागार आदि की व्यवस्था की गई, फुल स्टॉप, मतलब पूर्ण विराम। नेक्स्ट लिखिएगा इसी में कंटिन्यू करके, इस प्रकार राज्य संस्था का निर्माण, इस प्रकार राज्य संस्था का निर्माण एक वर्ग का दूसरे वर्ग पर आधिपत्य और नियंत्रण रखने के लिए किया गया। इस प्रकार राज्य संस्था का निर्माण एक वर्ग का दूसरे वर्ग पर आधिपत्य और नियंत्रण रखने के लिए किया गया। नेक्स्ट इसी में हेडिंग डालिएगा, राज्य और शासन शोषण के यंत्र। राज्य और शासन शोषण के यंत्र, कि भाई राज्य अब क्या हो गया, पूरा कंप्लीट राजा बन गया, उसकी व्यवस्थाएं बन गई, अब वो शासन करने लगे। शासन कैसे? वो शोषण करते हैं लोगों का। इसमें लिखिएगा, मार्क्स के अनुसार यह बात प्राचीन काल के निरंकुश राजाओं, निरंकुश का मतलब जो अपने आप का सिर्फ अकेला स्वामी होता था, निरंकुश की, जो उसने कह दिया, जो उसने बोल दिया एक बार, वही लो बन जाएगा, उसकी बात हो रही है। निरंकुश लिखिएगा, निरंकुश, यह बात प्राचीन काल के निरंकुश राज्यों के समान ही, निरंकुश राज्यों का मतलब सेम वही, जहां पर एक ही राजा होता था और फिर उसकी आगे आने वाली पीढ़ी, निरंकुश राज्यों के समान ही वर्तमान काल के तथाकथित लोकतंत्रीय राज्यों के संबंध में भी सत्य है।
तथाकथित लोकतंत्रीय राज्यों के संबंध में भी सत्य है। कार्ल मार्क्स कहना चाह रहे हैं कि पहले के जमाने में जब राजा होते थे, वही सब कुछ होते थे, तब भी राज्य गरीब लोगों का शोषण करता था। और आज के समय में जो हम कहते थे ना कि डेमोक्रेसी है, लोकतांत्रिक राज्य है, जनता का शासन, जनता के लिए, बोला ऐसा कुछ नहीं है। आज के समय भी जो राज्य है वो गरीबों का शोषण कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट इसी में कंटिन्यू कीजिएगा। इन राज्यों में लोकतंत्र केवल दिखावे की वस्तु होती है। इन राज्यों में लोकतंत्र केवल दिखावे की वस्तु होती है और राज्य ही वास्तविक शक्ति पूंजीपति वर्ग एवं उसके समर्थकों के ही हाथ में होती है। और राज्य की वास्तविक शक्ति, जो रियल पावर होती है, राज्य की वास्तविक शक्ति पूंजीपति वर्ग एवं उसके समर्थकों के हाथ में होती है। मार्क्स कह रहे हैं कि ये सब दिखावे की चीज है कि भाई गरीबों के लिए लोकतंत्रीकरण आया, ऐसा कुछ नहीं है। जो हमेशा एलीट क्लास होंगे, बिजनेसमैन, बड़े लोग होंगे, वही देश का शासन प्रशासन चलाएंगे। दिखाने के लिए लोकतंत्र है, सब कुछ, सारी पावर उन्हीं के हिसाब से होती है, जितनी स्कीमें बनती हैं सब कुछ उन्हीं के अनुसार बनती हैं। मैं नहीं, ऐसा मार्क्स कह रहे हैं, उनके विचार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा। अब लिखिएगा इसी में, इतना समझ आ गया। अब इसी में नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, इसी में ही, मतलब हेडिंग क्या, नाम लिख लीजिए, मार्क्स और एंजलिस के अनुसार। मार्क्स और एंजलिस के अनुसार, फिर ऐसे ब्रैकेट, मतलब ये बनाइएगा। उसके बाद इसमें लिखना स्टार्ट कीजिएगा, राज्य एक पक्षपात रहित संस्था नहीं है। मार्क्स कह रहे हैं कि राज्य जो है पक्षपात रहित संस्था नहीं है। मतलब कि भाई ये ऐसी नहीं है कि अगर सामने एक गरीब इंसान है और एक अमीर इंसान है, कि भाई अगर किसी ने गलती की है, इन दोनों में कोई लड़ाई हो गई या किसी की बन नहीं रही, तो राज्य क्या करेगा? राज्य ये नहीं कि सच्चाई का साथ दे कि जो सही होगा, नहीं, वो हमेशा जो मजबूत वर्ग होगा, जो पैसे वाला होगा, उसकी ओर झुकेगा, उसका पक्ष लेगा। लिखिए, राज्य एक पक्षपात रहित संस्था नहीं है जिसका उद्देश्य सभी वर्गों और शक्तियों के हितों की रक्षा करना हो। जिसका उद्देश्य सभी वर्गों और शक्तियों के हितों की रक्षा करना हो। जिसका उद्देश्य सभी वर्गों और शक्तियों के हितों की रक्षा करना हो। वरन यह एक ऐसी वर्गीय संस्था है जिसका उद्देश्य शोषक वर्ग के हितों की रक्षा और उसे शोषित वर्ग के अधिकाधिक शोषण की ओर प्रवृत्त करना है। और उसे शोषित वर्ग के अधिकाधिक शोषण की ओर प्रवृत्त करना है। देखो इसमें क्या कहना चाह रहे हैं ये दोनों, कार्ल मार्क्स और एंजलिस, कि राज्य क्या है, हमेशा ना जो मजबूत पक्ष है उन्हीं का साथ देता है। जिसका उद्देश्य ये नहीं है कि भाई जितनी भी क्लास है समाज में, जितनी जातियां हैं, वर्ग हैं, सबको इक्वली ट्रीट करे, ऐसा कुछ उद्देश्य नहीं है राज्य का। राज्य का तो उद्देश्य ये है कि सारे नियम कायदे कानून इस प्रकार बनाए जाएं कि जो एलीट क्लास है, जो मुख्य वर्ग है, उनके हितों का संरक्षण किया जाए, ताकि जो गरीब लोग हैं उनका और अधिक शोषण किया जा सके, उनसे और काम कराया जाए, और पैसा राज्य के पास, उन लोगों के पास एकत्रित हो। ये कहना चाह रहे हैं मार्क्स और एंजलिस। ठीक है, अब लिखिएगा मार्क्स, ऐसे लिखिएगा मार्क्स, फिर ये इन्वर्टेड कॉमास बंद कर दीजिए, यहां पर ये पूरी डिफाइन हो गई। अब मार्क्स की लिखिएगा, इन्वर्टेड कॉमास स्टार्ट करके लिखिएगा मार्क्स, राज्य केवल एक यंत्र है जिसकी सहायता से एक वर्ग दूसरे वर्ग का शोषण करता है। ये डिफाइन पूछी जा सकती है आपसे कि भाई ये डिफाइन किसने कही, कि राज्य एक यंत्र है। और जिन्हें मेंस में लिखना हो, ऐसे में लिखना हो, तो लिख भी सकते हैं कि मार्क्स के अनुसार राज्य एक यंत्र है जिसकी सहायता से एक वर्ग यानी अपर कास्ट, एक तरीके से एलीट क्लास, एक वर्ग दूसरे वर्ग यानी लोअर वर्ग की बात हो रही है, श्रमिक वर्ग की, दूसरे वर्ग का शोषण करता है। ठीक है,
अब नेक्स्ट लाइन में लिखेगा एंजलिस। एंजलिस के बारे में लिखिएगा, उसकी डिफाइन इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट करिए। इसमें लिखेगा राज्य अपने सभी रूपों में, राज्य अपने सभी रूपों में, मतलब राज्य का कोई भी रूप हो, चाहे वो अकेला निरंकुश राजतंत्र हो, फिर लोकतंत्र आ जाए, पूंजी, कोई भी रूप आ जाए राजा का, कोई भी शासन का रूप आ जाए, इसकी बात हो रही है। राज्य अपने सभी रूपों में एकमात्र शासक वर्ग की ही संस्था रहा है, कि भाई पास्ट से लेकर अभी तक देखा गया है हमेशा जितने रूल्स रेगुलेशन सब बने हैं राजाओं के लिए ही बने हैं, गरीबों के लिए नहीं। राज्य अपने सभी रूपों में एकमात्र शासक वर्ग की संस्था रहा है और प्रत्येक अवस्था में इसने दलित या शोषित वर्ग को दबाए रखने का ही कार्य किया है। और प्रत्येक अवस्था में इसने दलित या शोषित वर्ग का मतलब जो एक तरीके से जो श्रमिक कास्ट होगी, एक तरीके से श्रमिक वर्ग होगा, शोषित वर्ग को दबाए रखने का ही कार्य किया है। फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कोमास बंद। नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा मार्क्स ने अपनी पुस्तक कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, मार्क्स ने अपनी पुस्तक कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, मार्क्स ने अपनी पुस्तक कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में कहा है कि राज्य बुर्जुआ वर्ग की कार्यकारिणी समिति है, कि राज्य जो है बुर्जुआ वर्ग यानी एलीट क्लास की कार्यकारिणी समिति है, कि भाई जो वो बोलते हैं वही करते हैं। राज्य बुर्जुआ वर्ग की कार्यकारिणी समिति है। नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा अंतरिम काल में सर्वहारा वर्ग का अधिनायक तंत्र। अंतिम काल में सर्वहारा, यहां पे मैं आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ, श्रमिक वर्ग की बात हो रही है। सर्वहारा, अंतिम काल में सर्वहारा वर्ग का अधिनायक तंत्र, यहां पर देखो इस हेडिंग से ही पता चल रहा है। यहां पर कह रहे हैं कि जब लास्ट स्टेज आएगी ना, अंतिम काल आएगी, जब क्रांति हो जाएगी, क्रांति के बाद क्या होगा, जो श्रमिक वर्ग होगा वो अधिनायक यानी नायक बन जाएगा, हीरो बन जाएगा, एक तरीके से वो बात कह रहे हैं। यहां पर लिखिएगा जरा, इसमें मार्क्स राज्य को थोड़ा जल्दी से लिखिएगा क्योंकि हम प्रयास, मुझे ऐसा लग रहा है शायद आज भी नहीं कंप्लीट हो पाएगा, बट कल हम स्टार्टिंग की 10 मिनट में से रैप अप करके फिर मैक्स वेबर पढ़ेंगे। और मैक्स वेबर को हम प्रयास करेंगे कि 1 से 1.5 क्लास में कंप्लीट करके उसके बाद हम इन तीनों थिंकर्स के PYQ करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट थिंकर पर चलेंगे, क्लासिकल थिंकर आपके तीनों हो जाएंगे। लोग लिखिएगा इसमें मार्क्स राज्य को अनावश्यक कहकर उसे विलीनीकरण में, मार्क्स राज्य को अनावश्यक कहकर उसके विलीनीकरण में तो विश्वास व्यक्त करता है, लेकिन इसके साथ वह यह मानता है, वह कौन, मार्क्स मानता है, लेकिन इसके साथ वह यह मानता है कि साम्यवादी क्रांति के प्रथम चरण में ही राज्य का अंतर संभव या वांछनीय नहीं होता है, नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा पूंजीवाद के अंत के बाद भी राज्य कुछ समय तक अस्तित्व में रहेगा। यानी पूंजीवाद मतलब कि भाई जब राजाओं को मार दिया जाएगा तो कुछ समय के लिए राज्य रहेगा, कि भाई पुलिस व्यवस्था ये सब रहेंगी, थोड़ा टाइम लगेगा कि भाई बातचीत करने में या कुछ, उसके बाद फिर सबके पास इक्वली राइट्स हो जाएंगे। पूंजीवाद के अंत के बाद भी राज्य कुछ समय तक अस्तित्व में रहेगा। इस काल में सर्वहारा वर्ग का अधिनायकवाद स्थापित होगा। पूर्ण विराम। इस काल में राज्य की शक्ति का प्रयोग
इस काल में राज्य की शक्ति का प्रयोग सर्वहारा वर्ग के द्वारा पूंजीपतियों के प्रतिरोध को कुचलने तथा पूंजीवाद के अवशेषों को समाप्त करने के लिए किया जाएगा यहाँ पर कह रहे हैं कि साम्यवादी क्रांति होगी, उसके बाद राजाओं को मार दिया जाएगा और जो मतलब सेना होगी, पुलिस होगी, इन सबको भी या तो इनसे पहले तो युद्ध किया जाएगा या इन्हें अपने में सम्मिलित कर लिया जाएगा कि तुम भी हमारे साथ आओ, हमें इन्हें मारना है, सत्ता अपनी लेकर आनी है, ये कहा जा रहा है। प्रतिरोध को कुचलने तथा पूंजीवाद के अवशेषों को समाप्त करने के लिए किया जाएगा। मार्क्स इस सर्वहारा वर्ग के अधिनायक तत्व को ही वास्तविक लोकतंत्र मानते हैं। मार्क्स के अनुसार जब यह सर्वहारा यानी यह श्रमिक वर्ग राजा बन जाएगा, इसे ही वास्तविक लोकतंत्र मान रहे हैं। मार्क्स इस सर्वहारा वर्ग के अधिनायक तत्व को ही वास्तविक लोकतंत्र मानते हैं। ठीक है, ये भी आपका कंप्लीट हो गया पैरा। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, राज्य विहीन व वर्ग विहीन समाज की स्थापना का आदर्श। राज्य विहीन व वर्ग विहीन समाज की स्थापना का आदर्श। समाज की स्थापना का आदर्श। इसमें लिखिएगा, इसमें देखो, इसमें दो टर्म आई, एक आई राज्य विहीन, एक आया वर्ग विहीन। राज्य विहीन का मतलब विलुप्त यानी गायब। जब राज्य गायब हो जाएगा जिस समाज में से, मतलब ना कोई राजा रहेगा, ना सेना रहेगी, ना धर्म रहेगा, और एक तरीके से क्या होगा, जहां पर संस्थाएं पुलिस, सेना, न्यायालय ये नहीं रहेंगे, सब एक क्लास में आ जाएंगे, सबका एक समान वर्ग होगा। ना वर्ग यानी किसकी जातवाद कुछ कि भाई ये अमीर ये गरीब, ऐसा कुछ नहीं होगा उस समाज में, ना तो ये होगा ना ही ये होगा, सब गायब हो जाएंगे। उसे ही कहा मार्क्स ने कि राज्य विहीन और वर्ग विहीन समाज की स्थापना होगी जब अधिनायकवाद आ जाएगा। अधिनायकवाद क्या, जब श्रमिक वर्ग क्रांति करने के बाद अपर क्लास में आ जाएंगे, सब बराबर हो जाएंगे तब। इसमें लिखना है साम्यवादी राज्य का अस्तित्व। साम्यवादी राज्य का मतलब जहां पर सभी लोगों के पास प्रकृति के सभी संसाधन हो, फैक्ट्रियों में सबका अधिकार हो, सब राजा हो, कोई गरीब ना हो, कोई अमीर ना हो, उसकी बात हो रही है मार्क्स के साम्यवादी की। लिखिएगा साम्यवादी राज्य का अस्तित्व। साम्यवादी राज्य का अस्तित्व वर्ग संघर्ष के कारण मानते हैं कि भाई साम्यवादी राज्य तभी आएगा, पहले लड़ाई होगी, क्रांति होगी, वर्ग संघर्ष होगा। साम्यवादी राज्य का अस्तित्व वर्ग संघर्ष के कारण मानते हैं और उनके अनुसार राज्य एक स्थायी संस्था नहीं है। अतः उनका विचार है कि सर्वहारा वर्ग के अधिनायकतावाद के बाद जब विरोधी वर्गों का अंत हो जाएगा, विरोधी मतलब एलीट क्लास खत्म हो जाएगी, विरोधी वर्गों का अंत हो जाएगा तो राज्य की सत्ता का भी अंत हो जाएगा। जब भाई अमीर लोग ही नहीं बचेंगे तो राज्य भी नहीं बचेगा, तो राज्य की सत्ता का भी अंत हो जाएगा और राज्य विहीन व वर्ग विहीन तो राज्य की सत्ता का भी अंत हो जाएगा और राज्य विहीन व वर्ग विहीन समाज की स्थापना के बाद ही वास्तविक साम्यवादी समाज का प्रारंभ होगा। नेक्स्ट लाइन से लिखिएगा, मार्क्स के अनुसार राज्य विहीन और वर्ग विहीन आदर्श समाज में धर्म, जाति, रंग तथा धन के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। मतलब कि भाई किसी का क्या धर्म है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्या रंग है,
क्या जाति है, सब एक समान होंगे एक तरीके से, मतलब ये सब या तो मिल जाएंगे या समाप्त हो जाएंगे, सब इक्वली। राज्य विहीन और वर्ग विहीन आदर्श समाज में, आदर्श यानी आइडियल एक तरीके से कि भाई एब्सोल्यूट ऐसा होगा, जैसे राम राज्य महात्मा गांधी का। आदर्श समाज में धर्म, जाति, रंग तथा धन के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा और प्रत्येक को अधिकतम न्याय प्राप्त हो सकेगा, और प्रत्येक को अधिकतम न्याय प्राप्त हो सकेगा। नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, ये अंतिम हेडिंग है अलगाव। अलगाव को समझ लेते हैं, फिर लास्ट में बुक बच जाएंगी सिर्फ कार्ल मार्क्स की इंपॉर्टेंट रचनाएं, कृतियां, उनकी बुक, वो हम कल नोट कर लेंगे स्टार्टिंग में आने के बाद। उसके बाद मैक्स वेबर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अलगाव में लिखिएगा, अलगाव क्या है। अलगाव को मार्क्स ने समझाया कि जब समाज में श्रम विभाजन हो रहा है, श्रम विभाजन का मतलब पूंजीवाद आ गया, एक एलीट क्लास बन गई, फिर उसके बाद श्रमिक वर्ग है, श्रमिक वर्ग में भी सामाजिक स्तरीकरण हो रहा है इन फ्यूचर आने वाले टाइम में कि भाई ये स्पेशल काम ये करेगा, ये वर्क करेगा, तो क्या होगा, वो व्यक्ति ना समाज से अलग थलग हो जाएगा। समाज से अलग थलग का मतलब, समाज से अलग थलग का मतलब वो अकेला रहने लगेगा। तो क्या होगा, उससे क्या होगा, वो अलग हो जाएगा। अलगाव, वो समाज से एक अलग रहने लगेगा कि भाई पहले गांव से शहर आएगा फैक्ट्री में काम करने, फैक्ट्री में काम करता करता उसे लगेगा डेली 9 से सुबह 9 से रात को 7 बजे तक ड्यूटी करनी है। उसके बाद वो घर पे जाएगा, बेचारा ठीक से खाएगा भी नहीं, तो धीरे धीरे ना अपना जो संबंध है उसका पारिवारिक, उसे छोटा कर लेगा, अपने सामाजिक संबंध को छोटा कर लेगा, और वो धीरे धीरे समाज से कट जाएगा, अलग हो जाएगा, अलग थलग। उसे ही अलगाव कहा है कार्ल मार्क्स ने। लिखिएगा इसमें, श्रम विभाजन और स्त्रीकृत समाज वर्गों के, श्रम विभाजन और स्त्रीकृत, श्रम विभाजन और स्त्रीकृत समाज, श्रम विभाजन और स्त्रीकृत समाज वर्गों के समाज में रहने के परिणाम स्वरूप स्त्रीकृत सामाजिक वर्गों के समाज में रहने के परिणाम स्वरूप लोगों के अपने मानवीय स्वभाव, लोगों के अपने मानवीय स्वभाव के पहलुओं, लोगों के अपने मानवीय स्वभाव के पहलुओं से अलगाव का वर्णन किया, मानवीय स्वभाव के पहलुओं से अलगाव का वर्णन किया। स्वयं से अलगाव, अपने आप से अलगाव, मतलब एक तरीके से कि भाई वो अपना, उसका कोई ज्यादा इंटरेस्ट रहेगा नहीं कि ये कर लिया जाए, वो कर लिया जाए, जो वो सारा दिन कार्य करेगा, इस तरीके की बात हो रही है। स्वयं से अलगाव एक सामाजिक वर्ग का यंत्रवत हिस्सा होने का परिणाम है। लिखिएगा, स्वयं से अलगाव एक सामाजिक वर्ग का यंत्रवत हिस्सा होने का परिणाम है। वो कह रहे हैं कि अलगाव श्रमिक वर्ग में होगा, एक उसी वर्ग में होगा। क्यों होगा, एक स्पेसिफिक वर्ग में रहने से वह अपने आप से अलगाव करेगा, क्योंकि वो पूरा दिन काम करेगा, फिर उसे ना अपने परिवार में इतना इंटरेस्ट रहेगा, ना वो किसी से बातें करेगा, अकेला अकेला रहेगा, अपनी एक अलग दुनिया बसा लेगा। उसकी बात हो रही है कि वह समाज से कट जाएगा, अलग थलग हो जाएगा। स्वयं से अलगाव एक सामाजिक वर्ग का यंत्रवत, यानी स्पेसिफिक एक वर्ग का हिस्सा है, यंत्रवत उसका एक पार्ट है, इसलिए उसके परिणाम इसलिए हो रहा है कि वो अलगाव हो गया उसका। स्वयं से अलगाव एक सामाजिक वर्ग का यंत्रवत हिस्सा होने का परिणाम है, जिसकी स्थिति एक व्यक्ति को उसकी मानवता से अलग कर देती है, जिसकी स्थिति एक व्यक्ति को उसकी मानवता से अलग कर देती है। बुक्स बची हैं समथिंग 9 बुक्स मार्क्स की हैं इंपोर्टेंट, और 4 बुक्स जो हैं मार्क्स की और एंजलिस की है, जो उन्होंने साथ में कार्य किया, वो हम कल नोट करेंगे। थैंक यू वेरी मच क्लास में आने के लिए, और आपने अपना इतना प्रीसियस टाइम हमें दिया। थैंक यू वेरी मच। कल मिलते हैं इसी समय, तब तक के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई करते रहिए।